नेपाल वार देखना है। इससे पहले मैंने किसी क्लास में इसको नहीं पढ़ाया था, पहली बार आपको दिया जा रहा है। और वो इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि अभी ये चर्चा में है डिस्प्यूट्स के कारण। तो आपको ये जो पढ़ाया जाएगा वो इस ढंग से पढ़ाया जाएगा कि हिस्ट्री और करंट अफेयर दोनों आपका कवर होगा, है ना। 1768 से नेपाल, आधुनिक नेपाल की कहानी जो शुरू होती है वो 1768 से शुरू होती है। 1768 में पृथ्वी नारायण शाह के नेतृत्व में पश्चिमी हिमालय की रहने वाली एक जाति थी जिसे गोरखा कहते हैं। गोरखों ने अपना राज कायम किया नेपाल पर। पृथ्वी नारायण शाह के नेतृत्व में गोरखों का राज कायम हुआ। ये बेहद लड़ाकू जाति थे। जिस प्रकार मंगोल हैं, जो अपने सेम ब्रीड है इन लोगों का, मंगोलों का या फिर गोरखों का ये कह लें, है ना, ब्रीड सेम है। ये लड़ाकू जाति है। इसने 1768 में नेपाल में आधुनिक नेपाल की स्थापना करी और इसके बाद इन्होंने अपना एक्सपेंशन शुरू किया। अब जो एक्सपेंशन आया, यानी कि नेपाल जो छोटा सा एक देश था पहाड़ के गोद में बसा हुआ, धीरे धीरे इन्होंने विस्तार करना शुरू किया। यह विस्तार कितना था तो हमें इस लेक्चर के दौरान कई बार मैप को ड्रॉ करना पड़ेगा। सिंपल मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूं पहले। अब इन्हीं के नेतृत्व में नेपाल का विस्तारीकरण शुरू हुआ। अब इस विस्तारीकरण में आप समझें, यहां पर हम कई बार बनाएंगे मैप। इधर में आ जाए, ये देखें। नेपाल में अब ये देखिए, ये आपका कश्मीर है और कश्मीर से लगा हुआ ये जो हिस्सा है आपका हिमाचल प्रदेश है, ये जो हिस्सा है आपका अरुणाचल प्रदेश है, और इसके बाद ये आधा हिस्सा जो है ऐसे करके और इधर में ऐसे करके ये उत्तर प्रदेश है, और फिर ये आपका बिहार है। फिर ये हिस्सा जो है ये सिक्किम है, और इसके बाद ये हिस्सा आपका नीचे की तरफ आगे बढ़ता है, और ये पश्चिम बंगाल है। इधर में ये भूटान है, फिर अरुणाचल प्रदेश है। नेपाल जो आज का नेपाल है वो ये हिस्सा है नेपाल। लेकिन पृथ्वी नारायण शाह और इसका जो सेनापति था जंग बहादुर थापा, इनके नेतृत्व में लगातार विस्तार किया नेपाल ने, और ये विस्तार इतना बढ़ा। अब देखिए, इसके ऊपर क्या था कि ये आपका नेपाल है, और नेपाल के बाद इसके ऊपर तिब्बत है, चीन है। तो अब नेपाल के बढ़ने की दिशा क्या हो सकती थी? वो इधर बढ़ सकता था, इधर बढ़ सकता था, इधर नीचे बढ़ सकता था, इधर ऊपर बढ़ सकता था। ऊपर बढ़ने में दिक्कत क्या थी कि चीन का साम्राज्य था, वो इनको उत्तर की तरफ बढ़ने नहीं देता। तो मजबूरी थी कि ये इधर बढ़ सकते थे, इधर बढ़ सकते थे। अब नेपाल, आधुनिक नेपाल जो है उसमें यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है मेची नदी, और यहाँ पर जो नदी है उसका नाम है काली नदी। आज का नेपाल मेची और काली के बीच है।
लेकिन इस नेपाल ने अपना विस्तार किया। पहली चीज की नीचे भी विस्तार करना शुरू किया, यानी जो तराई क्षेत्र है बिहार और उत्तर प्रदेश का, इसको इसने कब ऑक्युपाई किया। फिर इधर से आगे बढ़ करके तिस्ता नदी वाला जो हिस्सा है, तिस्ता नदी वाला यानी कि सिक्किम को ऑक्युपाई कर लिया। और इधर से आगे बढ़ के सतलुज नदी तक का हिस्सा ऑक्युपाई कर लिया। सतलुज से लेकर तिस्ता तक का हिस्सा। स्थिति क्या पड़ी कि सतलुज से लेकर तिस्ता तक का हिस्सा नेपाल ने ऑक्युपाई कर लिया, इधर भी। और फिर इधर आपका जो दार्जिलिंग है, जलपाईगुड़ी है, हाँ, कालिम्पोंग है जो पश्चिम बंगाल में है, हाँ, ये वाला टोटल एरिया। तो उस वक्त, जिस वक्त के हम नेपाल की बात कर रहे हैं, तो उस वक्त का नेपाल इतने में सीमित न रह के इन लोगों ने इतना तेज विस्तार किया कि उत्तर प्रदेश में यहाँ पे गोरखपुर है, यहाँ पर आपका बिहार में सीतामढ़ी है, रक्सौल है, इधर में आपका दार्जिलिंग है, कालिम्पोंग है, ये सब, इधर में आपका शिमला है। ये टोटल एरिया इन लोगों ने ऑक्युपाई कर लिया। ये टोटल एरिया जो था ये नेपाल हो गया। बड़ा विस्तार था ये। बात समझ में आ रही है कि पहले जो स्थिति थी या आज जो इनकी स्थिति है वो है काली नदी से लेकर तिस्ता नदी तक। लेकिन उस वक्त ये फैल गए सतलुज से, काली नदी से लेकर मेची नदी तक, और उस वक्त ये फैल गए सतलुज से लेकर तिस्ता नदी तक। यानी कि इन्होंने पूरब और पश्चिम की तरफ विस्तार किया और फिर दक्षिण की तरफ भी विस्तार किया। और दक्षिण की तरफ विस्तार का परिणाम ये हुआ कि अब इनकी सीमाएं जो अंग्रेजी साम्राज्य था उससे मिलने वाली थी। यानी कि इस वक्त जो नेपाल का विस्तारीकरण हुआ गोरखों के नेतृत्व में, वह विस्तारीकरण सतलुज से तिस्ता नदी तक हो गया। इस बीच हुआ ये कि 1801 में अंग्रेजों ने गोरखपुर और बस्ती को जीत लिया। अब जो कन्फ्लिक्ट बन रहा है उसको समझिए। 1801 में अंग्रेजों ने गोरखपुर और बस्ती को जीता। अब ध्यान दें कि हम इसको फिर से एनलार्ज करके भी बनाएंगे, आपको बना करके समझाएंगे चीजों को कि ये गोरखपुर है और ये बस्ती है। आज का जो गोरखपुर है उससे एक एरिया कट चुका है, सिद्धार्थ नगर वाला एरिया। पहले वो भी गोरखपुर में भी था। और बस्ती भी जो था वो नेपाल की सीमा पर लगता था। बस्ती के ठीक ऊपर नेपाल का लुम्बिनी है, बुटवल है। तो यहां पर अब दोनों की सीमाएं आपस में मिल गई, और मिल गई तो अब लड़ाई होनी थी। अर्थात 1801 में जब अंग्रेजों ने गोरखपुर और बस्ती को जीत लिया तो दोनों राज्य की सीमाएं मिल गईं। हाँ, तिस्ता सिक्किम के किनारे है। काली नदी ही शारदा नदी कहलाती है। शारदा फिर वो घाघरा बनती है, घाघरा बन के आकर मिलती है गंगा में। दोनों राज्य की सीमाएं मिल गईं। वो सब अभी बड़े नक्शे से हम समझाएंगे, पहले कॉन्फ्लिक्ट देख लीजिए। दोनों राज्यों की सीमाएं मिल गईं। अब सीमाएं मिल गई तो पता नहीं क्या था, शायद गोरखों ने अपने आप को कुछ ज्यादा समझ लिया, शायद उन्होंने अंग्रेजों को अंडर एस्टिमेट किया, कुछ भी हो सकता है। किया इन लोगों ने ये कि यहां पर जो आज की तारीख में मतलब वर्तमान में जो लुम्बिनी डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक जगह पड़ती है बुटवल। बुटवल को और शिवराज को, वो दो जिले थे उस वक्त। हम लोग जिला कहते हैं, वो लोग जिला कहते हैं, है ना। वो दो जिलों पर उन्होंने कब्जा कर लिया। कब्जा किया तो अंग्रेजों ने एक छोटी सी लड़ाई में
उसको फिर से जीत लिया। अंग्रेजों ने फिर छोटी सी लड़ाई में जीत लिया, मतलब कि उस एरिया तक अंग्रेज पहुंच गए। जब शिवराज और बुटवल तक अंग्रेज पहुंच गए तो नेपालियों ने ये माना कि ये हमारे क्षेत्र का एनक्रोचमेंट है। इसी पर लड़ाई छिड़ गई। अब अंग्रेजों ने जब, ध्यान दें, पहले क्या हुआ कि पहले शिवराज और बुटवल ये दो जिले किन्होंने गोरखों ने ऑक्युपाई किए। गोरखों के ऑक्यूपेशन के बाद से हल्की सी सैनिक झड़प के बाद पुनः अंग्रेजों ने उस पर कब्जा कर लिया। जब पुनः अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, उसके बाद इसे गोरखों ने अपने ऊपर आक्रमण मानते हुए बुटवल में जो अंग्रेजों ने अपनी 3 चौकियां स्थापित की थी, उन 3 चौकियों पर अटैक कर दिया। यानी कि यहां पर अंग्रेज अटैक नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर लड़ाई की शुरुआत की जिम्मेवारी गोरखों पर ही है। तो लड़ाई शुरू होती है कैसे? तो गोरखों द्वारा (1814) में बुटवल स्थित अंग्रेजी चौकियों पर आक्रमण के साथ लड़ाई शुरू हो गई। अब इस लड़ाई में जो खास बात थी, वो खास बात ये थी कि अंग्रेजों को पहाड़ों पर लड़ना था, और पहाड़ों पर लड़ने के लिए ना उनके भारतीय सिपाही अभ्यस्त थे, ना वो स्वयं अभ्यस्त थे, जबकि गोरखे पहाड़ों के लिए अभ्यस्त थे। तो जो लड़ाई का आरंभिक दौर चला, उस आरंभिक दौर में लगातार पराजय मिली अंग्रेजों को। लगा कि अंग्रेज भगा दिए जाएंगे, लेकिन अंग्रेज इतनी आसानी से मानने वाली चीज तो थे नहीं। शुरू में जरूर अंग्रेज हारे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने स्थिति को पलट दिया। अब स्थिति को पलट दिया तो क्या हुआ, इसको समझें। इसको ले हो गया। उस वक्त भारत में लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासन था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के आगे मराठे नहीं टिक पाए थे, तो गोरखों की क्या औकात थी। अब शुरू में अंग्रेज पराजित हुए, है ना, ध्यान दें। शुरू में अंग्रेज पराजित हुए, किंतु उसके बाद वो जीतने लगे, और उस जीतने में अप्रैल 1815 में अंग्रेजों का कैप्टन था कर्नल निकोलस और गार्डनर। कर्नल निकोलस और गार्डनर ने इनकी इंपॉर्टेंट अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट को जीत लिया। ध्यान दें, अल्मोड़ा आज आपके उत्तराखंड में है, और ये लोग यहाँ तक आए थे, यहाँ तक इनका कब्जा था। कोस्ट में कर दीजिए उत्तराखंड। अल्मोड़ा उत्तराखंड। और
बिल्कुल बिल्कुल। और उसके दूसरे जो वो थे जनरल आक्टर लोनी, इनकी चर्चा आप इससे पहले भी वो कर रहे हैं। जनरल आक्टर लोनी ने मई 1815 में, यानी कि अगले ही महीने मई 1815 में अमर सिंह थापा, इन लोगों का सेनापति था, अमर सिंह थापा से मलाव का किला जीत लिया। अब स्थिति ये थी कि अंग्रेज ऊपर हो गए और गोरखे नीचे हो गए। अब गोरखों से ये कहा गया कि भाई आप संधि के मेज पर आ जाइए। दरअसल अंग्रेज भी ये समझ रहे थे कि जब तक हम जीते हुए कंडीशन में हैं तभी तक गोरखों की बहादुरी वो देख चुके थे, गोरखों की लड़ाई की कला वो देख चुके थे। वो जानते थे कि अगर युद्ध लंबा खिंचा तो हो सकता है कि हमें नुकसान हो जाए। तो वो भी संधि की मेज पर आने के लिए तैयार थे। और गोरखे चूंकि हार रहे थे इसलिए उनको तो आना ही आना था। इसी परिप्रेक्ष्य में जब मलाव के किले पर कब्जा हो गया, उसके बाद से इन दोनों के बीच सुगौली की संधि हुई, चर्चित संधि जो आजकल चर्चा में है, सुगौली की संधि। परिणाम इसका निकला सुगौली की संधि, जो संधि सिग्नेचर्ड हुई 28 नवंबर 1815 को। मलाव का किला, मलाव नेपाल में है। मतलब आज की तारीख में अब ये मलाव वाला एरिया अल्मोड़ा के आसपास ही है। हस्ताक्षरित हुई 28 नवंबर 1815 को। संधि हो गई, संधि पर हस्ताक्षर हो गए। उधर से उनके राजगुरु ने और इधर से पैट्रिक बेटसॉ ने इस पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर करने के बाद संधि को लागू होने के लिए रेटिफाई होना जरूरी था वहां के राजा से। अब राजा रेटिफिकेशन में नानुकुर करने लगा तो अंग्रेजों को एक जंग और लड़नी पड़ी। इस संधि के हस्ताक्षर होने के बाद और संधि के लागू होने से पहले, और फिर एक जंग में अंग्रेजों ने गोरखों को हराया और हराने के बाद तब जाके वहां का राजा मजबूर हुआ इस संधि को लागू करने के लिए। और इस प्रकार से ये रेटिफाइड हुई संधि 4 मार्च 1816 को। पुष्टिकरण जिसे कहते हैं रेटिफिकेशन, पुष्टिकरण इसका हुआ 4 मार्च 1816 को। संधि में जो सुगौली जगह है, क्या चीज, हस्ताक्षर इनके जो राजगुरु थे गजराज मिश्रा, उन्होंने हस्ताक्षर किया था नेपाल की तरफ से, और इधर ब्रिटेन की तरफ से या भारत की तरफ से कह लें, उसमें उनके जो नेगोशिएटर थे पैट्रिक ब्रैडसॉ, उन्होंने सिग्नेचर किए थे। लागू करने की स्थिति तब आती जबकि राजा मानता। राजा ने मानने में नानुपुर शुरू करी तो फिर एक बार अटैक, और फिर एक बार जब हार गया तब राजा ने संधि को पुष्टिकरण किया। इसमें जो सुगौली है ये जगह आपकी वर्तमान में पश्चिमी चंपारण जिला है, और पश्चिमी चंपारण जिले में बेतिया नामक जो इसका हेडक्वार्टर है, इस बेतिया हेडक्वार्टर से 4-5 पंचायत आगे ये सुगौली पंचायत पड़ता है। वर्तमान स्थिति सुगौली की ये है। सुगौली की संधि हो गई। अब इस संधि में जो चीजें थी, यानी कि संधि में क्या क्या चीजें सिग्नेचर्ड हुई, इस पर हम आ रहे हैं। इसको इतने पे ले लीजिए क्योंकि मुझे लिखना है पूरा।
अपनी यहीं पर हुई थी, यहाँ पर बैठ के नेगोशिएशन हुआ था, तो इसलिए सुगौली की संधि कहा जाता है। अब ये जो निगोशिएशन है वो शत्रु के घर में हो रहा है, समझिए इस चीज को। अर्थात आपका जो सुगौली है वहां तक ये लोग पहुंच गए थे। उनके मतलब नेपाल का विस्तार उस वक्त आपके बेतिया तक था। बेतिया तक था तो मोतिहारी भी रहा होगा, रक्सौल भी रहा होगा, है ना। अब सुगौली की संधि की शर्तें क्या क्या थी? हाँ हाँ, अच्छा हाँ हाँ सॉरी, उसको पूर्वी पूर्वी चंपारण, हाँ दूसरा वाला। सुगौली की संधि की शर्तें, सुगौली की संधि की शर्तें, हाँ इसमें मतलब क्लियर कर लीजिएगा। हाँ बहुत विवादित है, वो सारे हम आपको प्रोविजन हम बता रहे हैं। इसमें जो सुगौली जगह है वो पूर्वी चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण में नहीं। पश्चिमी चंपारण आपका वाल्मीकि नगर वाला एरिया हो जाता है। सुगौली की संधि में जो पहली शर्त रखी गई वो ये कि अंग्रेजों ने कहा कि बेटा बहुत फैल लिए, अब आगे हम तुमको फैलने नहीं देंगे, सिकुड़ जाओ अब। तो पहले जो इनका एरिया था सतलुज से तिस्ता तक, अंग्रेजों ने कहा कि अब भूल जाओ। अब आपका एरिया नेपाल, काली से नदियों के आधार पर ही चीजें हुई थी, है ना। काली से मेची नदी के बीच का पार्ट होगा, काली से मेची नदी के बीच का हिस्सा होगा। इसी हिस्से को नेपाल कहा जाएगा। काली से मेची नदी, पहले थे सतलुज से तिस्ता तक, अब काली नदी से आप हटे, इसका अर्थ कि बाकी हिस्सा अंग्रेजों के कब्जे में माना गया। तो जो बाकी हिस्सा अंग्रेजों के कब्जे में आया वो कौन था? तो सतलुज से काली के बीच का पूरा एरिया। इधर में आपके इस साइड में सतलुज से लेके और काली तक का पूरा एरिया, और वो कितना है आज की तारीख में? तो आधा हिमाचल प्रदेश और पूरा उत्तराखंड, आधा हिमाचल प्रदेश और पूरा उत्तराखंड। दूसरी तरफ मेची से तिस्ता तक का एरिया जो कि सिक्किम है आज की तारीख का। यानी इन्हें क्या क्या चीजें छोड़नी पड़ी? आधा हिमाचल प्रदेश वाला एरिया, पूरा का पूरा उत्तराखंड, पूरा का पूरा सिक्किम इधर से छोड़ना पड़ा। परिणाम में क्या हुआ? तो आधा हिमाचल प्रदेश, पूरा उत्तराखंड, जो उस वक्त दो जिले के रूप में था, गढ़वाल और कुमायूं रीजन, और आज भी उत्तराखंड इन्हीं दो रीजन में बटा हुआ है, गढ़वाल और कुमायूं रीजन। तो गढ़वाल और कुमायूं रीजन मतलब पूरा का पूरा उत्तराखंड, पूरा उत्तराखंड और पूरा सिक्किम नेपाल को छोड़ना पड़ा। इस छोड़ने का अर्थ क्या हुआ? तो ध्यान दें, जब हम हिमाचल प्रदेश कहते हैं तो हमको शिमला मिल गया, जब हम पूरा उत्तराखंड कहते हैं तो हमको रानीखेत, मसूरी, देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बद्रीनाथ, जो जो आपको नाम याद आते हैं सब जोड़ लीजिए, पूरा उत्तराखंड है। ये तो सीधे अंग्रेजों ने मिला लिया, इनका विलय हो गया।
ये ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए गए। चूंकि अंग्रेज ठंडे प्रदेश से आए थे तो ये चाहते थे कि इन्हें कोई ऐसा एरिया मिले जहां पर ये भारत की तेज गर्मी से निजात पाए, और वो एरिया हिल स्टेशंस के रूप में, आपके आज की तारीख में जितने हिल स्टेशन हैं उसमें से मैक्सिमम, तो जैसे आपका शिमला है, लंडौर है, रानीखेत, मसूरी, चक्राता, ये जितना है जहां पर आप घूमने जाते हैं, वो सब के सब इनको सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। हाँ, क्या चीज? हाँ, डलहौजी, हाँ बिल्कुल डलहौजी है आपका इसमें हिमाचल में। जो सिक्किम वाला एरिया है ये मिलाया नहीं गया। 1816 में सिक्किम में जो पारंपरिक राजवंश था उनको चोग्याल कहते थे। चोग्यालों से अंग्रेजों ने समझौता किया और समझौता करके सिक्किम को एक अंग्रेजी संरक्षित स्वतंत्र राज्य के रूप में, रियासत के रूप में मान्यता प्रदान कर दी, है ना। तो सिक्किम की किस्मत थोड़ी अलग रही। 1817 में एक समझौते के जरिए आप जानते हैं कि सिक्किम का भारत में विलय काफी बाद में होता है, आपके 36वें संविधान संशोधन के जरिए होता है। उससे पहले सिक्किम पूरा का पूरा चोग्याल राजवंश के अधीन ही रहा है ना। एक समझौते के जरिए चोग्यालों को सिक्किम सौंप दिया गया। हाँ, तो 1975 तक सिक्किम एक स्वतंत्र देश के रूप में था। पहले उसे हमने अपना एक सहवर्ती राज्य बनाया और फिर उसके बाद उसे अपने देश में विलय किया। तो ये पूरा सिक्किम जो है वो 1817 में एक समझौते के जरिए चोग्यालों को दे दिया गया और वो अपना स्टेटस को 1975 तक मेंटेन करता रहा था। इधर वाला हिमाचल और उत्तराखंड वाला जो हिस्सा है ये हिस्सा ले लिया गया और उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। अभी इतने पर ही अंग्रेज नहीं रुके। अंग्रेजों ने इसके बाद ये कहा कि अभी इतना ही नहीं, आप नीचे भी दक्षिण की तरफ भी तो खिसके हैं, सिर्फ पूर्व पश्चिम में आपका विस्तार नहीं हुआ है, आप दक्षिण की तरफ भी खिसके हैं। तो उत्तर प्रदेश बिहार वाला एरिया भी आपने ऑक्युपाई किया हुआ है, उसको छोड़िए। तो ध्यान दें, यहां पर भी नदियां ही आधार बनी और तय ये हुआ कि राप्ती से काली नदी के बीच, राप्ती से गंडकी के बीच, गंडकी से कोसी के बीच और मेची से तिस्ता के बीच का जितना तराई प्रदेश है वो सब आप हटिए। तराई प्रदेश का मतलब पर्वतपादीय प्रदेश जिसे कहते हैं, है ना, वो एरिया जहां पर कि पर्वत खत्म हो रहे होते हैं, जंगल भी कम हो रहे होते हैं और कृषि की उपयुक्त परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, तराई प्रदेश कहलाता है। तो कहा यह गया कि राप्ती काली, राप्ती गंडकी, राप्ती काली, राप्ती गंडकी, गंडकी कोशी, गंडकी कोशी और मेची तिस्ता। मेची तिस्ता के बीच के तराई प्रदेश नेपाल को छोड़ने पड़े।
तो जो दक्षिण की तरफ इनका विस्तार हुआ था, पूरब से भी छांटा इनको, पश्चिम से भी छांटा और दक्षिण से भी छांटा। तो आज की तारीख में जो हमारा किनारे वाला एरिया है, जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो हमारा बलरामपुर वाला एरिया, सिद्धार्थनगर वाला एरिया, हाँ, पीलीभीत, इससे आगे बढ़ेंगे तो आपका बरेली के ऊपर वाला एरिया, गोरखपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर वाला एरिया, पड़ौना से आगे बढ़े तो आपका इधर में रक्सौल का एरिया, सीतामढ़ी का एरिया, किशनगंज वाला एरिया। तो जो नीचे वाले एरिया में इनका विस्तार हुआ था, उसमें भी इनको तराई प्रदेश छोड़ करके और सीधे अपने पहाड़ पर जाना पड़ा। अब यहीं पर एक गड़बड़ हुई, एक गड़बड़ यहां पर है ना, हम इस पर भी बात करेंगे। दूसरी गड़बड़ यहां तराई प्रदेश में हुई। गड़बड़ क्या हुई कि भाई सब छीन रहे थे, इस छीनने के क्रम में नेपाल को संतुष्ट करने के लिए अब ये जो आपका तय हो रहा था, तो इन सबके साथ हुआ ये कि नेपाल और भारत की जो सीमा का मार्केशन हुआ, उस मार्किंग में बकायदा स्टोन गाड़े गए, पिलर्स गाड़े गए और पिलर्स गाड़ के सीमांकन किया गया उसका। जहां जहां पे गड़बड़ थी सीमांकन करके, और आज भी वो पिलर्स हैं, आप समाचारों में पढ़ते होंगे कि पिलर नंबर इतने के पास झड़प हुई है ना, वो पिलर गाड़े गए, सीमांकन बिल्कुल कर दिया गया। किया क्या अंग्रेजों ने इसमें कि नेपाल को संतुष्ट रखने के लिए कुछ एरिया इन्होंने नेपाल को गिफ्ट में सौंप दिया। भारत के संदर्भ में दुखद बात यह हुई कि वो कुछ एरिया का जो मार्किंग होनी चाहिए थी, वह मार्किंग इन लोगों ने नहीं करी। अर्थात कहने का अर्थ कि जो आपका इधर पश्चिम वाला एरिया है उसकी मार्किंग है, जो नीचे का तराई प्रदेश है उसमें कुछ जगह पे मार्किंग छूट गई, की ही नहीं गई। ऐसा नेपाल के राजा चाहते थे, क्योंकि तराई प्रदेश जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार से लगा हुआ है, और उत्तर प्रदेश और बिहार से लगे हुए लोग नेपाल में आते जाते रहते थे, नेपाली यहाँ आते जाते रहते थे। स्वतंत्र आवागमन का सांस्कृतिक इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। तो नेपाल के राजा नहीं चाहते थे कि ये जो आवागमन है, जो सांस्कृतिक संबंध है, उनको तोड़ा जाए। तो उन्हीं के अनुरोध पर जो तराई वाला एरिया है, उस तराई वाले एरिया का कुछ एरिया अंग्रेजों ने सौंप दिया नेपाल को। हमारे लिए दुखद बात यह हुई कि उस एरिया में माता सीता की जन्मस्थली जनकपुर भी था, जो पहले सीतामढ़ी का पार्ट था। जिस तरह पंचमढ़ी है उस तरह सीतामढ़ी है, और सीतामढ़ी के ठीक ऊपर नेपाल का जनकपुर डिस्ट्रिक्ट है। आज की तारीख में सीतामढ़ी के ठीक ऊपर नेपाल का जनकपुर डिस्ट्रिक्ट है। अब यहाँ के पता नहीं अंग्रेजों के दिमाग में क्या था कि जो एक कल्चरल यूनिफिकेशन था, यूनिटी थी, उसको इन्होंने बांट दिया। तो राम जी रह गए इंडिया में और सीता जी चली गई नेपाल में। उससे भी कोई दिक्कत नहीं थी, बशर्ते कि वहां पर भी मार्किंग उसी ढंग से कर दी गई होती, लेकिन वहां पर वो मार्किंग नहीं की गई। फिर 1856 का जब विद्रोह हुआ, तो 1856 के विद्रोह में जो नेपाली गोरखों ने और नेपाली सरकार ने अंग्रेजों को सहायता दी, उस सहायता से खुश होकर के सीतामढ़ी और जो आपका मधुबनी वाला एरिया है, तो सीतामढ़ी और मधुबनी वाले एरिया का कुछ हिस्सा फिर से और नेपाल को दे दिया गया। एक तो पहले ही मार्किंग नहीं थी, फिर दूसरी वाली दी गई, उसकी भी मार्किंग नहीं की गई। अब स्थिति क्या बनी कि नीचे में ब्रिटिश साम्राज्य है, ऊपर में नेपाल है। इनके बीच में जो लोग हैं, नेपाल चाहता था कि वो लोग तराई प्रदेश के वनों को साफ करें, वहां पर कृषि योग्य परिस्थितियां पैदा करें। उन्होंने अपनी मेहनत से वो परिस्थितियां पैदा करी,
लेकिन वो लोग, ध्यान दें, किधर के हैं ये तय नहीं किया गया। उन लोगों को कहा गया मध्य देशी, और वही मध्य देशी आज की तारीख में नेपाल में मधेशी कहलाते हैं, जो आज भी अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि उस वक्त भी आगे उसके बाद से नेपाल सरकार ने भारतीयों की नागरिकता के लिए प्रावधान किए, उस हिसाब से वो लोग नेपाल के नागरिक बने हैं। तो नेपाल के नागरिक तो हैं, बट जो नेपाल का नया संविधान लागू हुआ, उस नए संविधान में इन मधेशियों के कद को छोटा करने की कोशिश की गई। मधेसी ये चाहते थे कि जो हमारा, जो नेपाल की कुल पॉपुलेशन है उसका 40% मधेशी हैं, तो 40% यहां पर आप देखते हैं कि 15% मुस्लिम हैं, तो इतना बड़ा रोल अदा करते हैं इंडियन पॉलिटी में। वहां पर 40% मधेसी हैं, तो वो तो मैनेज कर सकते हैं पूरी पॉलिटी को नेपाल के। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए नेपाल ने जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई वो इस ढंग से बनाई कि हर तराई क्षेत्र के साथ पहाड़ी क्षेत्र जोड़ दिया, और तराई पहाड़ी मिला करके कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई कि मधेसी मेजॉरिटी में ना आ पाए। और इसी चीज का विरोध मधेसियों ने किया था। 2015 में लंबा लॉकडाउन हुआ था, नाकाबंदी हुई थी, एटसेट्रा एटसेट्रा जो चीजें हुई थी। तो इसी संधि का एक और बुरा नतीजा मधेशियों के रूप में सामने आया। अगर उसी वक्त सीमांकन हो गया होता तो भाई वो मध्य देशी तो नहीं होते ना भाई, या तो भारत देशी होते या नेपाल देशी होते। अब ये मध्य देशी नहीं हुए तो आज भी द्वितीय दर्जे के नागरिक की तरह ट्रीट किए जाते हैं। वो मूल नेपाली वो नहीं माने जाते हैं, क्योंकि वो भोजपुरी बोलते हैं, वो मैथिली बोलते हैं, वो अंगिका बोलते हैं, वो नेपाली नहीं बोलते हैं। इसी चीज को राजनाथ सिंह ने कहा था कि नेपाल के साथ हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है। ये रिश्ता कायम करने वाले नेपाल के शाह थे। वहां पर कानून बनाया गया कि जो भी लड़की शादी करके नेपाल आती है और 5 साल रह लेती है, उसे नेपाल की नागरिकता मिलेगी। तो नागरिकता पाना आसान बनाया उन्होंने, ताकि इधर के जो श्रमिक हैं वो तराई क्षेत्र में फैलें, वहां पर काम करें, वहां पे कृषि की गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करें, क्योंकि मूल नेपाल पहाड़ है, वहां कुछ बचता नहीं है। अब जब से माओवादी सरकार आई है तो तमाम जो आपका एक मामला यहां पर फंसा है और दूसरा मामला मधेशियों को लेकर के तराई प्रदेश में फंसा है, उसमें अब इन लोगों को द्वितीय दर्जे का नागरिक, मूल नागरिक नेपाल का नहीं माना जाता है। मूल नागरिक उन्हें भारत का माना जाता है। नेपाल का नागरिक प्राप्त लोग हैं, वो नेपाल के नागरिक हैं, बट अब नागरिकता लेने की प्रक्रिया को भी कठिन बना दिया गया है एक अमेंडमेंट से, कि अब 7 साल आपको रहना होगा और तब जाकर के आपको नेपाली नागरिक की नागरिकता मिलेगी। 7 साल का अर्थ होता है 2 चुनाव, यानी 2 चुनाव तक जो अगर लड़की यहां से शादी करके जाती है, चूंकि देखिए हम लोग थोड़े दूर हैं, मधुबनी, सीतामढ़ी, किशनगंज वाला जो एरिया है, सुपौल वाला एरिया है, वहां पर काफी ज्यादा इंटरेक्शन है नेपाल और भारत के बीच। सोनबरसा का जो बाजार है तो वहां पर नेपाली बाजार करने आते हैं, उनसे वो बाजार चलता है, तो इंटरेक्शन काफी ज्यादा है। और इंटरेक्शन ज्यादा है तो उससे नेपाल को लाभ है। लेकिन फिर भी जो नई सरकार है उसका जो रुख है वो भारत विरोधी है, क्योंकि भारत के आतंक से वो, सो कॉल्ड आतंक से वो त्रस्त है। तो मधेशियों की समस्या भी इसी सुगौली संधि से निकली है, और अभी जो समस्या चल रही है वो समस्या भी इसी सुगौली संधि से निकली है। तो ऐसे में हाँ, इसको सब 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 बताएंगे, सब बताएंगे। ध्यान से पहले जैसे पढ़ा रहे हैं पढ़िए, सब बताएंगे। साफ, सबको साफ नहीं दिख रहा है जी? हाँ, अब
तो इसका मेरे पास कोई उपाय नहीं है। सर नेटवर्क हाँ? होगा। वो लोग का सुनते रहिए, चीजें फोटो खींच के आप पर डाली जाएंगी, है ना, चीजों को याद रखिएगा। उनका नेटवर्क हो सकता है। अब नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो उसमें मेरा कोई वश नहीं है। तो क्या चीज, मध्य देशी या मधेशी, मधेशी लोग इसी के जरिए अस्तित्व में आए। पूरी कहानी मैंने बता दी है आपको। तो ये वो लोग हैं जो भोजपुरी, अंगिका, मैथिली बोलते हैं, अवधी बोलते हैं। भारत के लोग हैं जो नेपाल को माइग्रेट हुए। नेपाल को माइग्रेट हुए, नेपाल में एक जगह है मोरंग, तो लोग उस वक्त कमाने के लिए मोरंग जाते थे। आपके भिखारी ठाकुर के कई गीतों में मोरंग का जिक्र हुआ है कि सैया गईले मोरंग देशवा। तो मोरंग देश वो नेपाल में ही पड़ता है। तो ये मधेशियों की जो समस्या आई वह भी इसी की देन है। हाँ, मोरंग तो वही, तो यही मोरंग है ना। पहले लोग मोरंग जाते थे, उसके बाद आसाम धोबड़ी जाना शुरू हुए, उसके बाद बंबई जाना शुरू हुए, अब तो सब जगह जा रहे हैं। तो हाँ, कलकत्ता भी जाते थे। तो मधेशी या मध्य देशी लोग जो थे, तो उसमें हुआ उसी मतलब सुगौली की संधि के दौरान सीतामढ़ी का एरिया काट करके दे दिया गया, जनकपुर चला गया वहां पर। कपिलवस्तु आपके लिच्छवी साम्राज्य के तहत था। कपिलवस्तु जिसे आप कहते हैं वो लिच्छवी साम्राज्य का जो था संघ था वो, और उस संघ के अंतर्गत एक संघ था। तो कपिलवस्तु लुम्बिनी वाला एरिया भी भारत का था। और जनकपुर, भाई सीतामढ़ी इधर है तो जनकपुर उधर कैसे हो सकता है, समझिए इस चीज को। तो मिथिला जो है, मिथिला क्षेत्र जो है, उसको इन लोगों ने काट दिया आधा आधा, और वो समस्या आज भी हमारे साथ बनी हुई है। अगली चीज जो आई इस संधि के जरिए वो ये थी कि काठमांडू में ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त हो गया। ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त। अब यहां पर एक प्रश्न आपके मन में उभरना चाहिए कि भाई हर जगह ये लोग जब रेजिडेंट नियुक्त कर देते थे तो कुछ दिनों बाद ये लोग फिर उस राज्य को ले भी लेते थे। ऐसा उन्होंने नेपाल के संदर्भ में क्यों नहीं किया? काठमांडू में रेजिडेंट ब्रिटिश रेजिडेंसी बनी, लेकिन काठमांडू को लगभग इन्होंने टच नहीं किया। इसके पीछे रीजन क्या था? तो रीजन ये था कि जितना लेना ये लाभप्रद समझते थे उतना तो वो सुगौली की संधि में ले चुके थे। आगे बचा था पहाड़, नेपाल के गरीब लोग, जहां से कोई रेवेन्यू कलेक्शन नहीं आ सकता था। इसलिए जब रेवेन्यू कलेक्शन नहीं आ सकता है, प्राकृतिक चीजें भी आपके पास बहुत ज्यादा नहीं है, तो वो अंग्रेजों के इंटरेस्ट का विषय नहीं है। इसलिए जितना इंटरेस्ट का विषय था, रानीखेत, चक्राता, नैनीताल, देहरादून, ऋषिकेश ले लिया। जो इंटरेस्ट का विषय नहीं था उसको छोड़ दिया। 1923 में फाइनली रेजिडेंट जो था उसको भी विड्रा कर लिया इन लोगों ने और स्वतंत्र छोड़ दिया नेपाल को। तो नेपाली आज भी, नेपाली आज, हाँ बोलिए। बता रहे हैं मध्य एशिया से संबंध बने, लेकिन उस संबंध का आगे कोई ये लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए हम उस पर नहीं जाएंगे, है ना। इस लड़ाई के दौरान ही अंग्रेजों ने, खैर इस चीज को मुझे पहले डिस्कस कर लेने दीजिए। तो ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति हुई 1923 में, उसको भी विड्रा कर लिया गया। नेपाली आज भी इस बात पर गर्व करते हैं कि हम गुलाम नहीं हुए। ये उनकी मर्दानगी का नतीजा नहीं था, कुछ था ही नहीं। आपके पास गुलाम बनाने के लिए था क्या? क्या था जिसके लिए अंग्रेज आपके पास जाते?
तो उनके लिए नेपाल बेनिफिशियल नहीं था, इसीलिए वो नहीं गए। इसमें गोरखाओं के शौर्य का कोई नतीजा नहीं था। हाँ, इस लड़ाई के दौरान अंग्रेजों ने देखा कि ये नाती ठिगनी जाति जो है लड़ती बहुत शानदार है। इवन गोरखों के बारे में ये कहा जाता है कि अगर मौत से कोई नहीं डरता तो या तो वो बच्चा होगा या गोरखा। तो इस तरह के लोग होते हैं, ये शौर्य इन लोगों ने देखा। हाँ, तो हाँ, वो मंगोल प्रजाति है, मंगोलाइट। तो जो चंगेज खा था वो ये लोग थे, है ना, वो सेम प्रजाति थी। हाँ, हाँ, तो ऐसे लोग होते हैं काफी। तो इस चीज को उन्होंने देखा कि ये हमारे सिपाही बनने के काबिल हैं। तो दरअसल सुगौली की संधि होने से पहले ही जो जनरल आफ्टरलोनी था, उसने 3 बटालियनें गोरखों की फ्रेम कर दी थी अपने सिपाही के रूप में। तो यहां से एक चीज और शुरू हुई कि गोरखों की ब्रिटिश सेना में एंट्री, है ना। गोरखों की, बिल्कुल, हाँ, आज भी ब्रिटिश सेना में एंट्री मिल गई। और ये एंट्री बदस्तूर आज भी भारत की सेना में भी और ब्रिटेन की सेना में भी, दोनों में आज भी ये लोग जाते हैं। आज भी ये लोग हैं, इनकी रेजिमेंट्स आज भी हैं। तो ये नेपाल को फायदा हुआ अतिरिक्त, जो कि इससे पहले नहीं था। ये संधि आपकी, हाँ बोलिए। भारत की सेना में है तो नेपाल से लड़ेंगे, भारत से लड़ेंगे। हाँ, अब भारत की नौकरी कर रहे हैं, भारत में भारत का खा रहे हैं, तो लड़ेंगे नेपाल से। तो मानते हैं अगर नेपाल से युद्ध छिड़ जाए तो नेपाल को मारेंगे। अब नेपाल से युद्ध नहीं, भारत छोड़ के नेपाल जाएंगे तो जरूर वो नेपाल के अगेंस्ट, नेपाल के साथ रहेंगे, है ना। अभी हमारी खा रहे हैं तो हमारे, हाँ वो है उसमें, हमें नेपाल, गोरखा जो है, गोरखा भी हैं हमारी सेना में, भूटानी भी हैं, है ना। तो सुगौली की संधि की ये शर्तें थी। अब इन्हीं शर्तों के आधार पर आधुनिक नेपाल जो आपको दिखता है वो बना। उसके बाद नेपाल और भारत के सचमुच में रोटी बेटी के रिश्ते रहे, सांस्कृतिक रिश्ते हैं आज भी। अब जब से वहां पर माओवादियों की सरकार आई है, दरअसल परिवर्तन शुरू हो गया था राजतंत्र के बाद, जब लोकतंत्र आया तभी से। और लोकतंत्र के साथ ही जो भारत की भूमिका थी नेपाल में, उसे नेपाल की सरकारों ने सीमित करने की कोशिश करी। हमारा दुर्भाग्य कहिए या नेपाल का भी दुर्भाग्य कहिए कि माओवादी वहां पर सत्ता में आते चले गए, धीरे धीरे वो डोमिनेंट कंडीशन में आ गए। आज की तारीख में वहां का शासन संभाल रहे हैं माओवादी या कम्युनिस्ट। चूंकि धर्म को अफीम मानते हैं, तो धर्म से जुड़े सारे प्रतीकों को धीरे धीरे नष्ट करना उनकी स्ट्रेटजी में होता है। और भारत और नेपाल के जो संबंध हैं वो धार्मिक सांस्कृतिक आधार पर ही जुड़े हुए हैं। तो धीरे धीरे वो उस संदर्भ को काटने की कोशिश कर रहे हैं, उसी में विवादों को फिर से पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अब वो विवाद किस फॉर्मेट में आ रहे हैं, अब ये इसके बाद वाली क्लास में ये आपका जम्मू कश्मीर है, ये हिमाचल प्रदेश है, इधर पंजाब पड़ेगा, नीचे हरियाणा, ये उत्तराखंड। चूंकि ये मेन डिस्प्यूट का रीजन है तो इसको थोड़ा मैंने बड़ा करके दिखाया है। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश है, ये आपका बिहार है, ये बंगाल है, ऊपर में ये वाला हिस्सा जो है ये सिक्किम है, थोड़ा सा ये नेपाल से ऊपर जाता है ना, ये सिक्किम। तो ध्यान दो, ये हिमाचल प्रदेश है, ये उत्तराखंड है,
और ये आपका बंगाल है, और ये आपका सिक्किम है। एस लिख देते हैं, इसी से समझ लीजिएगा, सिक्किम हो गया। अब जो वर्तमान डिस्प्यूट का रीजन है, उस रीजन को हम समझने जा रहे हैं। ध्यान दें कि ये आपका नेपाल हो गया, ये इंडिया हो गया, और नेपाल के ऊपर यहाँ से तिब्बत रीजन शुरू हो जाता है, ये वाला है ना। तो ये जो एरिया है स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि यहाँ से ये वाला एरिया जो है ये चीन है, इधर सब ये नेपाल है, ये नेपाल है ना, और इसके ऊपर इधर वाला जो एरिया है सब ये चीन का एरिया है। तो पर्टिकुलर ये जो जगह है जहां पर एक तरफ से चीन, दूसरी तरफ से नेपाल की सीमा मिलती है, और तीसरी तरफ से भारत की सीमा मिलती है, तो एक ट्राइजंक्शन बनता है जिसपे 3 देशों की सीमाएं मिलती हैं। इस ट्राइजंक्शन पर यहां पर एक पास है, पास मतलब दर्रा, और भी हैं जो हमारे उसमें जरूरी है समझने, बस हम उसको समझ रहे हैं। और यहां पर एक और पास है, इस पास का नाम है लिपुलेख और इस पास का नाम है लिम्पियाधुरा, है ना। ये है, हाँ बिल्कुल, तो हम उत्तराखंड में ही दिखा रहे हैं, कहीं दूसरी जगह थोड़ा दिखा रहे हैं। कहाँ दिख रहा है? तो अरे तो बड़ा साइज हुआ, अब इससे बड़ा कहाँ करें बताइए। उत्तराखंड ये है, सब इसलिए समझाया, ये उत्तराखंड है, ये हिमाचल प्रदेश है, ये आपका यूपी है, ये बिहार है, ये बंगाल है, ये सभी चर्चा में आएंगे, इसलिए सबको बनाना पड़ा। ठीक, क्लियर है। अब ये जो है लिपुलेख, इस लिपुलेख के ठीक ऊपर यहां पर एक झील है, फिर यहां पर एक झील है, और यहां पर एक पर्वत है। इस झील का नाम है मानसरोवर, इस झील का नाम है राक्षस ताल, और ये है कैलाश, जो शिव जी का जन्म स्थान माना जाता है। तो कुल मिला के इस एरिया को कैलाश मानसरोवर का एरिया कहा जाता है, जो भारतीय धर्म यात्रियों के लिए एक तीर्थस्थल है जहां पर लोग जाते हैं। अब यहाँ जो जाने का रूट है वो बनता है, यहां से 2 रूट है हमारे पास, 2 रूट से हम 3 रूट से जाते हैं, समझिए। एक पास हमारा यहां पर है, क्या? सबसे ऊपर कैलाश पर्वत, बीच में राक्षस ताल, और नीचे में मानसरोवर। यहां भाई भारतीय लोग जाते हैं, धार्मिक स्थल है ये। सिक्किम में एक पास है जिसका नाम है शिवकीला, सॉरी नाथुला, और हिमाचल प्रदेश में भी एक पास है जिसका नाम है शिवकीला। तो हम हिमाचल से होकर जा सकते हैं, लेकिन हिमाचल से होकर जाने में ये जो व्यापार हमारा जो हो रहा है वो नाथुला शिवकीला दोनों से हो रहा है। अभी फिलहाल हमने बंद किया हुआ है टेंशन के कारण। तो अभी तक जो हमारा रास्ता था, मान लीजिए कि आप सीवान में हैं, है ना, तो सीवान ये वाला एरिया है आपका, ये सीवान है। अब यहां से आपको जाना है कैलाश मानसरोवर, तो आपके सामने जो रूट होगा वो ये होगा कि ये जो नेपाल है इसमें
यहां पर काठमांडू है, आप यहां से चलें और काठमांडू पहुंचे, अर्थात एक परमिशन आपको भारत में लेनी पड़ेगी, दूसरी परमिशन आपको नेपाल में लेनी पड़ेगी, और नेपाल से फिर आप यहां पे निकलेंगे और प्रवेश करेंगे तिब्बत में। और तिब्बत में यहां पर इसने रूट बना रखी है चीन ने, यहां कैलाश मानसरोवर तक। तो यहां से आप इस रोड से होकर के यहां से जाएं तो आप यहां पहुंचते हैं। दूसरा रूट आपका ये हो सकता है कि यहां से आप गंगटोक जाएं और इस नाथुला से होते हुए पुनः आप इस रोड पे पहुंचे और तब इससे कंटिन्यू करें और इधर जाएं। ये दूसरा रास्ता हो सकता है। तीसरा रास्ता, और ये दोनों ही रास्ते, मान लीजिए कि आप तो थोड़े नजदीक हैं, किसी व्यक्ति को जो यहां दिल्ली बैठा हुआ है उसको जाना है तो उसका रूट और लंबा हो जाएगा, जबकि ये है बिल्कुल आपके सर पर। यानी शॉर्टेस्ट रूट जो होगा वो शॉर्टेस्ट रूट तो ये होगा कि हम लिपुलेख से निकले और फट से यहां पहुंच जाए, शॉर्टेस्ट रूट। अब जो ये उत्तराखंड का हिस्सा है, इसमें देखें, इसमें जो सबसे नीचे वाला एरिया है ये कहलाता है ऊधम सिंह नगर। इसके ऊपर वाला जो एरिया है ये कहलाता है चंपावत, और इसके ऊपर वाला जो एरिया है ये टोटल ये कहलाता है पिथौरागढ़। यानी कि ऊधम सिंह नगर, फिर चंपावत, फिर पिथौरागढ़। अगर आप इस रूट से जाते हैं, दिल्ली से आपको यहां से चलना है, तो सबसे सीधा रूट यही है कि यहां से जाएं और लिपुलेख निकल के आप आगे बढ़ जाएं। अब ये रूट भी अपनाया जा सकता है। इस रूट को अपनाए जाने में दिक्कतें क्या थी, तो ध्यान दें। अब यहां पर, अब इस रूट को मैं वहां अलग बना रहा हूं क्योंकि यहां पर मुझे दिखाना मुश्किल है ना। रूट ये होगा, समझिए कि आप यहां से भाई पिथौरागढ़ से आप शुरुआत करें और पिथौरागढ़ से शुरुआत करते हुए लिपुलेख जाएं और लिपुलेख से होकर के आप मानसरोवर निकल जाएं। अब इस रूट में दिक्कत क्या थी इसको समझें। हम यहां पर इसको अब जूम कर रहे हैं। ध्यान दें, भारत सरकार ने अब यहां पर जाने के लिए जरूरी का यह है तो सब पहाड़। अब पहाड़ पर रास्ता होना चाहिए और वो रास्ता मोटरेबल होना चाहिए कि गाड़ियां वहां तक पहुंच सकें। दिक्कत भारत में यही थी। दिक्कत ये थी कि ध्यान दें, एक पॉइंट पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ से हमने रोड बना रखी है। दूसरा पॉइंट है तवा घाट। पिथौरागढ़ से तवा घाट के बीच की जो दूरी है वो है 107 किलोमीटर। तवा घाट से आगे भी हमने रोड बना रखी है। तवा घाट से आगे अगली रोड है घटियाबगढ़। घटियाबगढ़ ये 19 किलोमीटर है। तवा घाट से घटियाबगढ़ ये भी हमने बना रखा है। अब हमें घटियाबगढ़ से आगे यहां तक रोड है और यहां से 80 किलोमीटर आगे लिपुलेख है और वहां पर मोटरेबल नहीं है। यानी यहां तक आप मोटर से जा सकते हो, यहां तक सवारियां जा सकती हैं। अगर इस रूट से आपको कैलाश मानसरोवर जाना है तो
तो फिर इसके बाद 80 किलोमीटर का रास्ता आपको पैदल तय करना है, और वो भी पहाड़ों के बीच से होकर के, जिसको तय करने में 5 से 6 दिन, अगर कमजोर हैं आप तो 7 दिन 8 दिन भी लग सकते थे। इस समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार ने घटियाबगढ़ से, अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट हमारा है लिपुलेख। लिपुलेख एरिया है 80 किलोमीटर का। इस पर अभी भारत सरकार ने रोड बना दी, मोटरेबल बन गया, और 8 मई 2020 को इस रोड का उद्घाटन हो गया। 8 मई 2020 को उद्घाटन हो गया। हाँ, क्या चीज? हाँ, लिपुलेख, लिपुलेख, हाँ लिपुलेख ही है। लिपुलेख तक जाना है आपको, तो लिपुलेख तक हमने सड़क पहुंचा दी। अब जब हमने लिपुलेख तक सड़क पहुंचा दी, 8 मई 2020 को इसका राजनाथ सिंह ने उद्घाटन कर दिया। मोटरेबल वे अभी 4 किलोमीटर बननी बाकी है, लास्ट में वो बन रही है, बन जाएगी। 8 मई को उद्घाटन हुआ था। जब ये उद्घाटन हुआ तो नेपाल को बेचैनी छा गई। यानी अभी करंट के लिए जो क्वेश्चन होगा कि फिलहाल जो रोड बनी है वो कहां से कहां तक बनी है, तो वो बनी है घटियाबगढ़ से लिपुलेख तक। नाम आपका दोनों याद करने के लायक है, घटियाबगढ़, घटियागढ़। हाँ, तो घटियागढ़ या घटियाबगढ़ से लेके लिपुलेख तक 80 किलोमीटर लंबी मोटरेबल रोड बना दी गई है, और इसका उद्घाटन 8 मई को हो चुका है। ये रोड पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ में पड़ती है, लिपुलेख भी डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ में है, ये सारी जगहें पिथौरागढ़ में पड़ती हैं। इससे पहले एक घटना और हुई थी, वो हुई थी नवंबर में, जब बाइफर्केशन और रीऑर्गेनाइजेशन हुआ कश्मीर का, तो भारत का नया नक्शा जारी हुआ, और भारत के नए नक्शे में भारत सरकार ने ये टोटल एरिया जो लिपुलेख वाला है ये सब अपने में दिखाया है। इस पर भी खलबली मची नेपाल में, और जब हमने रोड बना दिया तो ये खलबली और बढ़ गई। अब नेपाल को लगा कि ये तो गया लिपुलेख हमारा, अब वो क्यों कह रहा है कि हमारा। फिलहाल की कंडीशन समझ में आई कि भारत सरकार ने पहले नवंबर में 2019 में अपना नक्शा जारी किया, उस नक्शे में इस पूरे हिस्से को अपना दिखाया, उस पर भी नेपाल में बवाल हुआ। फिर 8 मई को 2020 को हमने सड़क बना दी, बना के उद्घाटन कर दी, तो और खलबली मच गई, और तब नेपाल ये कहने लगा कि हमारे एरिया में रोड बनाया आपने, क्यों बनाया। यहां से ये विवाद शुरू होता है। अब प्रश्न ये कि ये जो एरिया है इसको नेपाल अपना क्यों कह रहा है, इसके पीछे रीजन है सुगौली की संधि। सुगौली की संधि ने ये कहा था, ध्यान दें, कि काली नदी से मेची नदी के बीच का एरिया नेपाल होगा, तो उधर मेची पे कोई विवाद नहीं। हाँ, अरे ये पूरा एरिया मैं चीन में ही ना दिखा रहा हूं आपको। यही रास्ता, ये जो रास्ता है सबसे, आपको दिख नहीं रहा है बोर्ड पे, इधर से आपको जाना होगा तो इतना घूम के मानसरोवर पहुंचिएगा, और आप लिपुलेख होके जाइएगा तो डायरेक्ट लिपुलेख, आपके लिपुलेख के ऊपर मानसरोवर है, ये नया बना है। अरे वो बता रहे हैं ना, पहले ये समझिए कि चीन और ये बाकायदा भारत और चीन के बीच उस पे संधि भी हुई है कि लिपुलेख वाला दर्रा भी खोल दिया जाए। तो चीन भी अगर लिपुलेख की बात करता है तो भारत से करता है, नेपाल से नहीं करता। लिपुलेख को भी खोलने की बात चल रही है, तो हाँ, तो समझा रहे हैं ना, थोड़ा धीरज धरिए। तो
जिस तरीके से समझा रहे हैं समझिए, तब समझ में आएगा। तो नेपाल की सीमा सुगौली संधि ने काली नदी से लेकर के और मेची नदी तक तय करी थी। अब जो काली नदी वाला एरिया है ये समझिए, ये जो आपका लिपुलेख है, इस लिपुलेख के पास एक गांव है जिसका नाम है काला पानी। ये लिपुलेख दर्रे के ऐन नीचे है और यहां पर ढेर सारे झरने हैं और उन्हीं झरनों से जो नदी पैदा होती है वो नदी कहलाती है काली नदी। ये काली नदी नेपाल और भारत के बीच, यानी कि नेपाल और थोड़ा सा नेपाल और भारत के बीच की सीमा बनाती है ना। और यही काली नदी नेपाल में काली कहलाती है। ये ध्यान दें, ये काली नदी का सोर्स है ना। और ये यहां से ये आगे बढ़ती है, आगे बढ़ करके ये उत्तर प्रदेश में घुस जाती है और ये शारदा कहलाती है। फिर इससे आकर के कुछ नदियां मिलती हैं इधर से और तब ये घाघरा बन जाती है और घाघरा के रूप में ये आके बिहार में प्रवेश करती है और बिहार में गंगा में आकर के आपके छपरा के पास मिल जाती है। ये काली शारदा, या इसे नेपाल हम काली कहते हैं और नेपाल महाकाली कहता है। कोसी भी इसी से कटा है ना, कोसी यहाँ से। ये काली नदी का कोर्स है जो शुरू होती है कहां से? हाँ, वही सरयू या घाघरा, ये इससे आगे ये सरयू या घाघरा है, फैजाबाद होते हुए प्रवेश कर रही है और वही आकर के आपके छपरा के पास मिल रही है गंगा में। ठीक है, तो ये काली नदी जो है ये काला पानी नामक जगह से निकलती है। ये इसका ओरिजिन हो गया। एक गड़बड़ इसमें ये होती है कि लिम्पियाधुरा के नीचे से भी एक नदी निकलती है और फिर बीच में एक नदी आकर इससे मीट करती है। दो नदियों का स्रोत, और दो नदियों का स्रोत आगे पिथौरागढ़ में एक जगह है। देखिए इधर हम लिख रहे हैं नेपाल में, लेकिन है ये पिथौरागढ़ में है ना, गुंजी। उत्तर प्रदेश में लिखा है गुंजी, ये पिथौरागढ़ में जगह है जहां आके ये नदी काली नदी से मिल जाती है। इस नदी का नाम, अब ध्यान दें कि ये हो गया आपका लिपुलेख, ये हो गया आपका लिम्पियाधुरा, और लिम्पियाधुरा से जो नदी निकल रही है उस नदी को हम कहते हैं कुत्थीयांगती। कुत्थीयांगती, कुत्थीयांगती नदी। ये कुत्थीयांगती नदी लिम्पियाधुरा से निकलती है और आकर के गुंजी में काला पानी से मिल जाती है। चूंकि जो सुगौली की संधि है वो ये कहती है कि काली से मेची के बीच का एरिया नेपाल है, तो नेपाल कहता है कि काली नदी जो है वो लिम्पियाधुरा से निकलती है और हम कहते हैं कि ये लिपुलेख से निकलती है। परिणाम क्या होता है कि ये जो एरिया है टोटल, जिस एरिया में ये दोनों नदियां मीट कर रही हैं, नेपाल इस पर क्लेम करता है और भारत के ये कब्जे में है। अब जब भारत ने नक्शा जारी किया, भारत ने रोड बना दिया, तो नेपाल ने अपना नया नक्शा जारी किया।
नेपाल ने जो नया नक्शा जारी किया और भारत ने जो नया नक्शा जारी किया, उन दोनों के बीच का अंतर समझिए। भारत पहले काली नदी को अपने नक्शे पर दिखाता था नाम लिखकर। नवंबर में जो नक्शा जारी हुआ उसमें नदी तो लिखी गई है लेकिन उसका नाम भारत ने नहीं लिखा। ये भारत की तरफ से इंजीनियरिंग हुई। उसने जो नक्शा जारी किया, उस नक्शे में उसने क्या किया, ध्यान दें कि जिस नदी को हम काली कह रहे हैं उसको उसने नाम दिया लिपू नदी, ये वाली जो लिपुलेख से निकल रही है। उसने अपने नक्शे में दिखाया कि ये लिपू नदी है, ये काली नदी नहीं है। और जो कुत्थी यांगटी नदी है इसको इसने कहा काली नदी। और जब दोनों आके गुंजी में मिल गई उसके बाद इसको नाम दिया उसने महाकाली नदी। बात समझ में आ रही है? हमने जो नक्शा जारी किया उस नक्शे में हमने नदी तो दिखाया बट नाम हटा दिया। नेपाल ने जो नक्शा दिखाया उस नक्शे में उसने नदियों के नाम बदल दिए। जो लिपुलेख से नदी निकलती है उसको उसने काली माना ही नहीं, काली की जगह पे कहा कि ये लिपू नदी है। यानी अब इसको हम यहां पर लिख देते हैं कि कंफर्म रहे आप किस नदी को कौन क्या कहता है। भारत और नेपाल, है ना। भारत में जिस नदी को कुत्थी यांगटी कहा जाता है, उस नदी को नेपाल ने कहा कि ये काली है। और भारत में अब तो नाम ही हटा दिया गया है लेकिन नाम इससे पहले था इसका काली नदी, और इसी को काली हम कंसीडर कर रहे हैं तो हम इसको काली कहेंगे। ये वाला भारत में जिस नदी को काली नदी कहा जाता है उसे नेपाल ने कहा लिपू नदी। ये दोनों के बीच का नक्शा का वार हुआ। चूंकि उसे काली नदी पर अपना दावा ठोकना है इसीलिए कुत्थी यांगटी को वो काली मान रहा है, जबकि हम इसे कुत्थी यांगटी ही मान रहे हैं। और उसे चूंकि ये नदी काली नहीं मानना है इसको, इसलिए इस नदी को वो लिपू नदी कह रहा है, न कि काली नदी। और इस काली नदी यानी लिम्पिया धुरा से लेकर लिपुलेख तक, और लिपुलेख में ये जो गुंजी है, गुंजी के जस्ट नीचे एक जगह है पिथौरागढ़ में धारचूला, यहाँ पे। और इधर में नेपाल का जो ये डिस्ट्रिक्ट है ये भी धारचूला ही कहलाता है। तो वो ये कह रहा है कि धारचूला डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है ये सब, जिसमें यहां भी धारचूला है। ये वाला पूरा एरिया 335 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। इस 335 वर्ग किलोमीटर के एरिया पर नेपाल ने अपना दावा किया, अपना नक्शा जारी किया। उसके बाद नेपाल ने अपना हेलो नेपाल ने अपना नक्शा जारी किया और नेपाल ने नदियों के नाम बदल दिए। जो काला पानी जगह से नदी निकलती, हाँ बोलिए। हेलो हेलो, चलिए आवाज मेरी मिल रही है ना? आप लोग अपनी आवाज काट दीजिए, काटिए अपनी आवाज। किसका माइक खुला हुआ है? माइक बंद करें प्लीज। सुप्रिया। हाँ नहीं माइक खुला हुआ है। सुप्रिया का है। चलिए आवाज मिल रही है, अब सुनिए। अब तो नेपाल ने जो नदी, हेलो आवाज मिल रही है ना? आप
आप लोग ध्यान से सुने, बीच बीच में डिस्टर्ब ना करें, है ना। वो सब नेपाल का एरिया है। अब हमारा दावा कितना सही, उसका दावा कितना सही, उस पर थोड़ी बात कर लें। तो देखें, नेपाल का जो समग्र विभाजन हुआ और जो सुगौली की संधि आई, उसमें जो नदियों का क्रम है, उस नदियों के क्रम को आप समझें तो भाई उससे ये कहा गया कि काली और मेची के बीच का एरिया नेपाल, मेची और तिस्ता के बीच का एरिया सिक्किम, फिर उसके बाद जो नीचे से काटा गया उसको, उसमें भी नदियों को ही आधार बनाया गया। जब ये बात हुई उसी वक्त नेपाल ने दावा किया था कि काली कहां से, यहां से कि यहां से। तो उस दावे को डिसऑनर करने के लिए 1860 में ब्रिटेन ने अपना एक मिलिट्री बेस कैंप यहां काला पानी पर बना लिया। 1860 में, 1816 में संधि होती है, 1860 में ब्रिटेन ने काला पानी में अपना मिलिट्री बेस कैंप बना के बता दिया कि ये वाला नहीं, ये वाली काली, इसके इधर तुमको नहीं आना। वो जो मिलिट्री बेस कैंप है वो 1860 से लेके 1947 तक ज्यों का त्यों था। यानी ये जो कब्जा है भारत का इस एरिया पर, वो अभी का हाल फिलहाल का कब्जा नहीं है, ये सुगौली की संधि के बाद से ही है। अब इस पर ब्रिटिश सोर्स क्या कहते हैं, तो जो इस वक्त उस वक्त की बात है, अब ये 3 डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ आपको दिखाया गया है ना, तो 3 डिस्ट्रिक्ट उस वक्त नहीं थे। उस वक्त अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट गजेटियर जो है वो ये कहता है कि काली रिवर फॉर्म्ड बाय 2 हेडवाटर्स। फर्स्ट इज काला पानी रिवर ऑरिजिनेटेड बिलो लिपुलेख पास। फर्स्ट इज काला पानी रिवर या काली रिवर ऑरिजिनेटेड बिलो द लिपुलेख पास, and second is कुत्थी यांगती रिवर, नॉट काली रिवर, ध्यान दें। सेकेंड इज कुत्थी यांगती रिवर ऑरिजिनेटेड बिलो लिम्पियाधुरा। ये बात लिखी हुई है 1911 के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट गजेटियर कि both headwaters have both different names. The headwater below Lipulekh is called Kala Pani and the headwater below Limpiadhura is called Kuthiyamti, not Kali. So it's clear that the Kuthiyamti river is not an original headwater, not an original origin of Kali Nadi, but the pass below the Kala Pani space is the original origin or headwater of this river. बात ये उभर के आती है जो डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में है। हमारे पास वो गजेटियर है, सुगौली की संधि के दस्तावेज हैं, सब है। नेपाल के पास क्या है, तो देखिए ये हमारे पास ये एरिया है 1816 से, हमारे पास सुगौली की संधि के दस्तावेज हैं, हमारे पास अल्मोड़ा का डिस्ट्रिक्ट गजेटियर है। नेपाल के पास क्या है, कुछ नहीं, जबरदस्ती की थेथरई है। थेथरई समझते हैं ना, ये जबरदस्ती की थेथरई है। इवन नक्शा जारी करने के बाद नेपाल की सरकार ने एक अलग से 3 लोगों की कमेटी बनाई है जो खोजे कि सुगौली की संधि के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कहां हैं। दे हैव नो डॉक्यूमेंटल प्रूफ। कहां गए वो, तो जब
नारायण हिती पैलेस में संपूर्ण राज परिवार के लोगों की हत्या की गई थी और लोकतंत्र की स्थापना की गई थी, उस दौरान ये दस्तावेज कहीं इधर उधर हो गए। तो नेपाल के पास कोई डॉक्यूमेंटल प्रूफ नहीं है कि ये क्या कब्जा हमारा है, दस्तावेज हमारा है। और वो दस्तावेज स्पष्ट रूप से कह रहा है कि ये कुत्थी आंगती है, ना कि जबरदस्ती आपने इसको काली कह दिया, वो काली है। काली ये है जो काला पानी से निकलती है। इस तरह से नेपाल ने जो ये थेथरई करी, उस थेथरई के पीछे का रीजन क्या? तो ये सेम वही टाइम है जबकि हम यहां पर चाइना से कन्फ्रंटेड थे लद्दाख में, और चूंकि वहां की माओवादी सरकार केपी शर्मा ओली यही भारत में पढ़े लिखे हैं और भारत में पढ़ लिख कर भारत को आंख दिखा रहे हैं, उनकी सरकार ने, जब उनकी सरकार पर स्वयं संकट आया और उनकी ही पार्टी के लोग यहां तक कि पुष्पदहल कमल प्रचंड जो है वह भी उनके खिलाफ में आ गए, तो लोगों के भीतर ये पुराने तरीके हैं कि जब अपनी सत्ता कमजोर होती है तो कई तरीकों से राष्ट्रवाद को उभार के चर्चा को नरम किया जाता है। वह नेपाली राष्ट्रवाद को उभारने की कोशिश चाइना के सह पर केपी शर्मा ओली ने किया है। हमारे लिए ये क्यों जरूरी है? तो पहली चीज की हमारा है, और हमारा आज से नहीं 1816 से है। और संधि पर सिग्नेचर आपने किया था, गजराज जी ने किया था, फिर आपके महाराजा ने उसको रेटिफाई किया था, तब से हमारा कब्जा है। दूसरी चीज की ये एरिया जो है लिपुलेख पास वाला, और चाइना ने भी बात करी कि लिपुलेख खोल दिया जाए, लिपुलेख से हमारा व्यापार हो, तो वो इंडिया से किया, नेपाल से नहीं। यानी चाइना को भी मालूम है कि लिपुलेख किसका है। तीसरी चीज कि चाइना ने नेपाल के, आप देख रहे हैं ये नेपाल से लेके मानसरोवर तक, इससे आगे तक उसने रोड बना ली है हमारे किनारे किनारे। हमारी रोड्स नहीं बन पाई, और ये वो रीजन था जिससे 62 का युद्ध हम लोग हारे थे कि 62 के युद्ध में हमारे सैनिकों के सीमा पर पहुंचने के रास्ते नहीं थे। वो रास्ते सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर बनाए जा रहे हैं। चूंकि ये 3 देशों का जंक्शन है, इसलिए ये स्ट्रेटेजिकली बेहद इंपॉर्टेंट है, और हम इसे नेपाल जैसे कमजोर देश को तो किसी भी समझौते में नहीं दे सकते। वह भी तब जबकि हमें सीधा मालूम है कि नेपाल हमारे दुश्मन से प्रभावित है। तो नेगोशिएशन का कोई प्रश्न नहीं उठता। जैसा कि नेपाल की सरकार कह रही है, खुद ही समस्या उपजाया और कह रही है कि इस समस्या का समाधान बातचीत के जरिए होना चाहिए। अरे भाई, हम क्यों करें बातचीत? हम क्यों करें बातचीत? हमें बातचीत करने का कोई कारण नहीं है। हमने अपना अप्रोच बढ़ा दिया, घटियाबगढ़ तक था, उससे आगे हमने बना दिया रास्ता। अब हमें यहां से आपके कैलाश मानसरोवर जाने की सुविधा मिले न मिले, एक पल के लिए मान लें कि सुविधा नहीं मिलती है, ये चाइना बंद कर देता है उधर जाना होना एटसेट्रा एटसेट्रा, मिले न मिले, हमें चाइना के इस रोड तक पहुंचने का एक्सेस तो मिल गया। तो अगर चाइना इधर से आता है तो हमारे सैनिक भी तो इधर से जा सकते हैं। स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, और इसलिए हम इसे छोड़ने तो जा नहीं रहे। ये पूरा जो डिस्प्यूट है ये उभर कर सामने आया, जिसके ये रीजन थे और ये स्टेटस को है। चलिए इसी के साथ ये क्लास खत्म।